पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ कार्डिक आउटपुट की इक्वेशंस को, और सीरियस फिजियोलॉजी की इस सीरीज़ को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। फ्रैंक स्टार्लिंग रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे आज। ये बेसिकली एक ग्राफ का नाम है, जो कि पहले एक लॉ का नाम है, जिसको फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है पेपर वाइज, क्योंकि ये पेपर में टेस्ट किया जाता है कि आपके एनबीएमईएस में भी आते हैं और आपके रियल एग्जाम में भी इसको टेस्ट किया जाता है। फिजियोलॉजी के हवाले से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो फ्रैंक स्टार्लिंग रिलेशनशिप जानने से पहले फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ जान लेते हैं। बेसिकली ये जो लॉ है, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, ये बेसिकली ये कहता है कि जितना हार्ट के अंदर पीलोड आएगा, जितना हार्ट की वॉल्स के ऊपर ब्लड स्ट्रेच प्रेशर एग्जर्ट करेगी, यानी कि जितना ब्लड आया, हार्ट की वॉल स्ट्रेच हुई, जितनी वॉल स्ट्रेच होंगी उतना ज़ोर से जो है हार्ट कंट्रैक्ट करेगी। ये बेसिक लॉ है। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ में बेसिकली दो एक्सेस आपके सामने दिए हुए हैं, जिसमें वेंट्रिकुलर परफॉर्मेंस जो है वो आप देख सकते हो कि वाई एक्सिस पर है, और एन डायस्टोलिक वॉल्यूम, मायोकार्डियल स्ट्रेच जिसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वो वेरिएबल होता है जो कि इंडिपेंडेंट हो, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दोनों में से पीरियड है। ये आपने बात याद रखनी है कि पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका मतलब ये है कि पूरा लॉ, पूरा मैकेनिज्म जो है वो पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। सारा मैकेनिज्म पीरियड के ऊपर डिपेंड। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जितना पीरियड बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम, यहाँ पे क्या है, पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वाई एक्सिस जो है ना, वेंट्रिकुलर परफॉर्मेंस, यानी कि वेंट्रिकुलर कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम भी कह सकते हैं। बल्कि ये स्ट्रोक वॉल्यूम ही है। कुछ रिसोर्सेज में इसको वेंट्रिकुलर परफॉर्मेंस के नाम से लिखते हैं, कुछ रिसोर्सेज में इसको स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से लिखते हैं, पर इंडिजिनली ये जो है स्ट्रोक वॉल्यूम ही है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम वैसे भी डिपेंड करता है आपके प्रीलोड पे। जितना आप प्रीलोड बढ़ाएंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम उतना बढ़ेगा। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक। अब सारी सिनेरियोज को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिनेरियोज के ऊपर हमारे पेपर में हमसे सवाल आता है। तो सबसे पहले तो आप इस नॉर्मल कर्व के ऊपर ध्यान दें। जो नॉर्मल कर्व खराब हो गया, बट पॉइंट बिंग, ये नॉर्मल जो कर्व है इसके ऊपर आप ध्यान दें कि रेस्ट में क्या होता है। ग्राफ को फॉलो करते हुए अगर चाहे तो जैसे जैसे पीरियड बढ़ रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी उस तरीके से बढ़ रहा है। क्योंकि कर्व का शेप जो ये हाइपरबोलिक शेप है कर्व का, इसमें जैसे जैसे आप पीरियड बढ़ाते जा रहे हैं, मायोकार्डियल स्ट्रेच बढ़ाते जा रहे हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। अब एक्सरसाइज में, जो कि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो इसका जो कर्व है वो ज़्यादा स्टीप है। आप अगर देखें तो ब्रेस्ट का कर्व थोड़ा हॉरिजॉन्टल है और ये थोड़ा स्टीप है, वर्टिकल ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी ब्लड बढ़ाने से, थोड़ा सा पीलोड बढ़ाने से बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है। उसका ये मतलब है ना कि स्ट्रोक वॉल्यूम में अगर असेंड ज़्यादा है, स्ट्रोक वॉल्यूम की तरफ ग्राफ ज़्यादा बढ़ रहा है, और ग्राफ मायोकार्डियल स्ट्रेच की तरफ ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब यही है ना कि मायोकार्डियल स्ट्रेच यानी प्रीलोड आप थोड़ा सा डालें और बहुत ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाए। तो एग्जैक्टली हमको यही तो चाहिए एक्सरसाइज में। फिजियोलॉजिकली हमें यही रिस्पॉन्स चाहिए होता है हार्ट का, कि हम लोग थोड़ा सा उसमें पीरियड बढ़ाएं, बॉडी उसको वॉल्यूम ज़्यादा फीड करे और हार्ट स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा निकाले। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी। मगर इसमें जब हम पैथोलॉजी की तरफ आते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे हार्ट फेलियर की तरफ आ रहे हैं, तो हार्ट फेलियर का जैसे हम ग्राफ देख सकते हो कि ये जो है ये ज़्यादा हॉरिजॉन्टल, इट इज़ लेस वर्टिकल एंड मोर हॉरिजॉन्टल। ज़्यादा हॉरिजॉन्टल होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पीरियड्स बढ़ाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पीरियड्स बढ़ाना पड़ रहा है, और बहुत कम जो है स्ट्रोक वॉल्यूम पड़ रहा है। दिस इज़ नॉट एन आइडियल कंडीशन। ये एक आइडियल कंडीशन नहीं। आइडियल कंडीशन तब होती जब हम इसमें थोड़ा सा, जैसे कि एक्सरसाइज में थोड़ा सा पीरियड बढ़ाए और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया। ये आइडियल कंडीशन है।
क्योंकि ये पैथोलॉजी है, तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें ज़्यादा पीरियड बढ़ाने से, अब पीरियड आपको पता है कि हार्ट में जितना वॉल्यूम आ सकता है वो तो लिमिटेड है, बॉडी में जितना भी वॉल्यूम प्रेजेंट है वो एक लिमिटेड वॉल्यूम है, उसको आप वॉल्यूम को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि वेसल्स की कंस्ट्रक्शन करा के, कैपेसिटेंस वेसल्स की कम करके, तो जो ब्लड वेसल्स में जमा हुआ है वो हार्ट में आ जाएगा। उस तरीके से पीरियड थोड़ा सा बढ़ सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। इसलिए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो होता है उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ाया जाता है बरक्स पीरियड। मगर क्योंकि ये पैथोलॉजी है तो इसमें आप देख सकते हो कि पीरियड जो है ज़्यादा बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक सीवियर पैथोलॉजी यहाँ पे दी हुई है कि फेटल मायोकार्डियम डिप्रेशन, यानी कि बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्टिलिटी खत्म हो गई है, मायोकार्डियम डिप्रेस हो गया, तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहा, कि रेस्ट के फेज तक भी नहीं जा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप नॉर्मल से कंपेयर करके कंडीशंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना क्या अफेक्ट पड़ रहा है। अब सवाल जो क्लिनिकल स्टेम हो सकता है पेपर में, उसमें वो आपको नॉर्मल दे सकते हैं और आपको एक हार्ट फेलियर की कंडीशन बता देंगे और पूछेंगे कि बताएं कि ये ग्राफ चेंज कैसे होगा, और यहाँ पे वो जो है ए लिख देंगे और इस तरीके से यहाँ तो बी लिख देंगे और किसी पॉइंट पे शायद वो जाके सी लिख दे, तो आपको बताना होगा कि वो कहाँ पे जाके चेंज करें। एक और यहाँ पे चीज़ दी हुई है कि मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी के नाम से ये एरो बना के दिया हुआ है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो शेप है, जो उसकी हाइट है, सिर्फ जो हाइट है, शेप नहीं, जो हाइट है, वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी शो करती है। और ये बात सच है, हार्ट फेलियर में कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम होता है एज कर्व की हाइट कम होती जाती है, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम होती जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कर्व की हाइट के ऊपर कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स दिए हुए कि पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। ये कब होगा? जब पीरियड आप देख रहे हो कि इतना ज़्यादा बढ़ गया, इस पॉइंट पे इतना पीरियड आपने बढ़ा दिया कि ये हार्ट से बाहर जा ही नहीं रहा, इसका स्ट्रोक वॉल्यूम ही इतना कम है, तो वॉल्यूम ही इतना कम है इस पॉइंट पे। अब ये कहाँ जाएगा? ये लंग्स की तरफ जाएगा, क्योंकि हार्ट में ब्लड जमा हो रहा है, तो ये पूरा जमा होगा लंग्स की तरफ। तो इस वजह से पल्मोनरी एडिमा यहाँ पे मेंशन्ड है कि इतना अगर आप पीरियड बढ़ा दोगे तो ये इवेंचुअली पल्मोनरी एडिमा कॉज करेगा। ये भी यहाँ पे भी ये बताया हुआ है कि क्योंकि पल्मोनरी एडिमा तक अगर कंडीशन नहीं जाती तो थोड़ा सा बढ़ाने से पहले डिस्निया होता है और उसके बाद फुल फ्लेजेड पूरी तरीके से पल्मोनरी एडिमा होता है। तो पहले डिस्निया होगा फिर पल्मोनरी एडिमा होगा, कॉज इनका सेम ही है, जो आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ थेरेप्यूटिक की इम्प्लीकेशंस में डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे ये फर्स्ट एड मैंने खोला हुआ है, तो ये जो है ये जो हमने ग्राफ है ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये हमने अलग से खोल के इसको डिस्कस कर लिया। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम मेंशन है, पिछली जो पिक्चर थी उसके अंदर परफॉर्मेंस मेंशन था। तो ये बेसिकली इंटरचेंजेबल होता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो आपको पता है कि पीरियड को बोलते हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये भी आपको समझ आ गए होंगे। कुछ थेरेप्यूटिक इसकी इंडिकेशंस है, वो ये है कि क्या थेरेपी हम देंगे उससे उससे क्या-क्या चेंजेस आ सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेपर पेपर के हिसाब से। यहाँ पे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि आप कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा सकते हो कैटेकोलामीन से और पॉजिटिव आइनोट्रोप से। आइनोट्रोप्स वो मेडिकेशन होती है जैसे डोब्यूटेमिन हो गई, मिलेनिनोल हो गया, डाइजॉक्सिन हो गई, ये वो मेडिकेशंस है जो कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट की बढ़ाती है। तो ये जो एरो का पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, ये बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तो ग्राफ कुछ ऐसा नज़र आएगा। इससे क्या होगा कि हार्ट फेलियर के सिम्पटम्स कम हो जाएँगे। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ये आपके हार्ट फेलियर के सिम्पटम्स को मिटिगेट करने के लिए, उनको कम करने के लिए ये यूज़ हो सकते हैं मेडिकेशंस। ये बेसिकली हार्ट फेलियर के ही मेडिकेशंस, ये कार्डियक फेलियर के ही मेडिकेशंस है। डाइजॉक्सिन, डोब्यूटेमिन कार्डियोजेनिक शॉक में यूज़ होता है डोब्यूटेमिन, और डाइजॉक्सिन जो है हार्ट फेलियर में क्लासिकली देते हैं। फर्स्ट लाइन नहीं है लेकिन क्लासिकली देते हैं। कैटेकोलामीन जो है बेसिकली सिम्पैथेटिक ड्राइव को सिग्निफाई करते हैं। तो आपकी बॉडी में सिम्पैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाएगा तो कैटेकोलामीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, मेडिकेशंस का नाम आपने याद रखना है कि ये जो है इस ग्राफ के ऊपर क्या असर लेके आएंगी। तो जो कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा नॉर्मल से शिफ्ट हो, जैसे मैंने आपको दिखाया बनाया हुआ। तो मैं आपको फिर से दिखा दूँ तो
ये जो नॉर्मल का कर्व है ना, ये नया कर्व ऐसा बन जाएगा मेडिकेशंस के बाद। वैसे ही कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कुछ चीज़ें डिक्रीज़ भी करती है, जैसे कि अगर मायोकार्डियम की नेक्रोसिस हो गई, इस्कीमिया हो गया एमआई में, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी। बीटा ब्लॉकर्स, फार्माकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर में। बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये क्या करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करते हैं। ये बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली आपके एमआई में भी यूज़ होते हैं एक्यूटली, ताकि जो लोड है मायोकार्डियम पे वो कम हो। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी इस्तेमाल होते हैं ताकि हाइपरटेंसिव जो लोड होता है हार्ट के ऊपर वो थोड़ा-सा कम। तो ये जो है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कर सकते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, जो कि मैं ज़रा येलो पेन से बना रहे ग्रीन पेन से बना देता हूँ। तो अगर इसका ग्राफ हम देखें, इसका ग्राफ कैसे होगा? ये नॉर्मल का ग्राफ आपने देखा, ये ब्लैक कलर का। इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, अगर आपको ये नज़र आ रहा है। अगर वो आपसे पूछें ग्राफ कैसे शिफ्ट हो, क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कर दी, तो जो है इसका ये इफ़ेक्ट पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करने का ये इफ़ेक्ट पड़ेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा और ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। अगर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैं ट्रेस करूँ रेड से, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ये कुछ इसकी थेरेप्यूटिक इम्प्लीकेशंस है। और रियल लाइफ सिनेरियोज़ को ध्यान में देखते हुए ये आपसे कहेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ में वो कन्फ्यूज़ कर सकते हैं कि ये डिपेंडेंट फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है या स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, ये डिपेंडेंट किस पे होता है? तो ये आपने याद रखना है कि ये सिर्फ पीरियड प्लस, ठीक है? ये वो कन्फ्यूज़ कर सकते हैं कि सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं करता। आप लिंक कर सकते हैं, इनडायरेक्टली ज़रूर करता है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए, तो आपने प्रीलोड पे ध्यान देना, ठीक है? इनडायरेक्टली वो ज़रूर करता है, लेकिन आपने प्रीलोड पे ध्यान देना है, प्रीलोड इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा इसके लिए, ठीक है?